નમસ્કાર ઝીરો ઓર કાર્યક્રમમાં હું ધ્વનિ આપનું સ્વાગત કરું છું। દર્શક મિત્રો, અત્યારે હાલ જે પરિસ્થિતિ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, દેશના રાજકારણની સાથે સાથે રાજકીય પાર્ટીઓમાં પણ રાજકારણ જોવા મળી રહ્યું છે। ખાસ કરી અને જે રાજકીય પક્ષો છે તેમાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક રાજકારણ જોવા મળી રહ્યું છે। ક્યાંક અહીંયા અસ્તિત્વ ટકાવવા માટેની લડાઈ જોવા મળી રહી છે, તો ક્યાંક સત્તા હાથમાં રાખવા માટે અહીંયા ઘમાસાણ જોવા મળી રહ્યું છે। ગુજરાતની આપણે પરિસ્થિતિની વાત કરીએ તો છેલ્લા એક દિવસ પહેલા આપણે જોયું કે જે રીતે અહીંયા આમ આદમી પાર્ટી એક્ટિવ મોડમાં જોવા મળી રહી છે, ત્યારે ગુજરાતના રાજકારણમાં પણ અહીંયા ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે। બીજી બાજુ પશ્ચિમ બંગાળની જો વાત કરવામાં આવે તો પશ્ચિમ બંગાળમાં ચૂંટણી સમયે જે પણ ટીએમસીના નેતાઓ હતા કે જેઓ બીજેપીમાં ગયા હતા, એ હવે પાછા ફરી એક વખત ઘર વાપસી માટે કહી શકાય કે અહીંયા તલપાપડ થતા જોવા મળી રહ્યા છે। યુપીમાં પણ જો જોઈએ તો અહીંયા ખાસ કરી અને સપા અને બસપા વચ્ચે અત્યારની હાલની જે પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે, સાથે બિહાર કોંગ્રેસમાં પણ અત્યારે ઘણા બધા પલટા જોવા મળી રહ્યા છે। એટલે ઓવરઓલ જો અહીંયા ચર્ચા કરવામાં આવે તો ક્યાંક ને ક્યાંક દેશના રાજકારણમાં ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે। આવનારો સમય એ ચૂંટણીનો છે, પછી 2022ની વાત હોય કે પછી 2024ની સાપેક્ષમાં આપણે વાત કરીએ તો ત્યારે હવે ક્યાંક જે પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે પ્રાદેશિક પક્ષોની, અહીંયા જો વાત કરીએ તો કેટલી મજબૂત પરિસ્થિતિમાં સમગ્ર હિલચાલથી તે આવી શકે છે। સમીકરણો આખરે અહીંયા શું કહી રહ્યા છે? ચૂંટણી પહેલા ફરી એક વખત અહીંયા પક્ષપલટુ નેતાઓની મોસમ આવશે કે કેમ? આ તમામ મુદ્દાઓ પર નિષ્ણાંતોના મત શું છે તે આપણે જાણવાનો પ્રયત્ન કરીશું। તેઓ શું વિચારી રહ્યા છે, તેમના મત શું છે તે જાણીએ। અને આ ચર્ચા માટે અત્યારે હાલ મારી સાથે જોડાઈ ગયા છે દિલીપ ગોહિલજી કે જેઓ પોતે રાજકીય વિશ્લેષક છે, સાથે સંદીપ ચૌધરી અને અશોક વાનખેડેજી કે જેઓ બંને પણ રાજકીય વિશ્લેષક છે। તમામે તમામ મહેમાનોનું ખાસ નિર્માણ ન્યૂઝ અંતર્ગત કાર્યક્રમ ઝીરો ઓરમાં સ્વાગત છે। सबसे पहले संदीप जी, आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। इलेक्शन के पहले ये जो पक्ष पलटू नेताओं की जो मौसम आती है, एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे देखें तो यूपी में जैसे जितेंद्र प्रसाद और टीएमसी की बात करें तो मुकुल रॉय, क्या लगता है ये ही रह गया है भारत का राजकारण? देखिए दावनी जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। हिंदुस्तान की राजनीति में हमें लंबे समय से यही चीजें देखने को मिल रही हैं कि लगातार जो पार्टियां सत्ता में होती हैं तो ज्यादातर हमारे नेता जो सरकार नहीं बना पाते या उनकी पार्टी लगातार कमजोर होती है तो वो सत्ताधारी पार्टियों के साथ जाने लगते हैं। जिस तरीके से आपने जतिन प्रसाद का एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश से दिया, विजय बहुगुणा का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के उत्तराखंड में, उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। रीता बहुगुणा जो कांग्रेस अध्यक्ष थी उत्तर प्रदेश की, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। हरियाणा में चौधरी बीरेंद्र सिंह की बात करूं, राव इंद्रजीत सिंह की बात करूं, उन लोगों ने भी ये बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। जी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कर दीजिएगा। बिल्कुल, आपने जो बात कही है, प्लीज आप अपनी बात को आगे रखिए। देखिए, ये कहना चाह, एक्चुअली रोटेट हो रखा है ये। जी बिल्कुल, संदीप जी आप अपनी फ्रेम ठीक करिए, तब तक मैं अशोक जी के पास जाना चाहूंगी, उनका इस बारे में क्या मानना है। अशोक जी, अभी हम देख रहे हैं कि इलेक्शन के पहले जो हिलचाल हो रही है तमाम राजकीय पार्टी की, अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमें विवाद देखने को मिल रहा है पार्टी के भीतर ही। यहाँ पे अभी जो परिस्थितियां बन रही है, कोई भी राज्य की अगर हम बात करें, किस तौर पे देख रहे हो आप ये राजकारण को? देखिए, इस देश में दो बड़ी पार्टियां हैं, एक भारतीय जनता पार्टी है और एक कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में है और मैसिव मैंडेट के साथ। दूसरी ओर कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भी अभी असमंजस की स्थिति में है और खासकर बंगाल के चुनाव के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी कहीं बैकफुट पे आया है। उसकी परिणति हमको दिखने को मिलती है, जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के कड़े तेवर और उनका केंद्रीय नेताओं से टकराव ये बता देता है कि अब बीजेपी में भी क्षेत्रपों ने सर उठाना शुरू कर दिया है। चाहे कर्नाटक में येदियुरप्पा हो या फिर कैलाश विजयवर्गीय लगातार नेताओं से मिल रहे हैं मध्य प्रदेश में, राजस्थान में वसुंधरा राजे पहले ही कड़े तेवर अपनाए बैठी हुई थी। तो ये अब हर राजनीतिक दल में होता है, जब भी केंद्रीय नेतृत्व कमजोर होता है तो क्षेत्र
बड़े हो जाते हैं। आयाराम गयाराम ये संस्कृति हमारे भारत में नई नहीं। अभी चौधरी साहब जिस हरियाणा की बात कर रहे थे, उस हरियाणा ने तो इस संस्कृति में पूरी सरकार की सरकार ही आके बैठ गई थी, एक पार्टी की दूसरे पार्टी। ये लगातार होता आ रहा है। इसके लिए हमारे देश में इलेक्शन प्रोसेस इंप्रूव करने के लिए एक नया कानून भी लाया गया, दल बदलू कानून, जिसके तहत आप नहीं जा सकते। लेकिन अब स्थिति ये हो गई कि जैसे मध्य प्रदेश में जब लोग कम पड़ गए सरकार बनाने के लिए बीजेपी को, तो बाकायदा 22 लोगों ने इस्तीफा दिया, फिर बाई इलेक्शन में चुनाव जीत के वो वहां चले आए। ये अब लगातार होते आ रहा है। दूसरी बात, केंद्र में जो भी शासन में होता है वो केंद्रीय जांच एजेंसियों का ऐसा उपयोग करता है, फिर चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे बाकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हो। इसके चलते जो जो नेता कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है उनके ऊपर एक अंकुश लगाया जाता है और वो लोग आते हैं। महाराष्ट्र में नारायण राणे बीजेपी में चले गए, शिवसेना से कांग्रेस होते हुए बीजेपी में गए। ऐसे कई नेता है जो चले गए। जिस मुकुल राय की आप बात करते हो, मुकुल राय जो बंगाल में पहले थे, जब वो एक घोटाले में, नारद घोटाले में अटके, तो उन्होंने तुरंत बीजेपी का दामन पकड़ लिया। और जब वो ड्रैकलिन होके आ गए, फिर उनको लगा कि अब ममता के साथ ही जाना अच्छा है, तो फिर वो ममता के साथ चले गए। लेकिन पिछले यदि कुछ चुनाव का आप नतीजा देख रहे हैं तो एक बात समझ में आती है कि जो दल बदलू जाते हैं उनके साथ नेता तो चले जाते हैं, कार्यकर्ता और वोट बैंक शिफ्ट नहीं होता। महाराष्ट्र में बहुत सारे बीजेपी में नेता चले गए कांग्रेस के, लेकिन उसमें से बहुत कम जीत पाए। अभी बंगाल का यदि हाल ही में आप इलेक्शन का रिजल्ट देखें तो बंगाल में बीजेपी ने 144 बाहर के लोगों को टिकट दिया था, और वो जो 32 विधायक आए थे उनमें से 34 जो विधायक आए थे उनको टिकट दिया था, उनमें से सिर्फ 2 जीत पाए, बस इतने लोगों ने रिजेक्ट किया। वही हाल आपको उड़ीसा में दिखेगा। उड़ीसा में बहुत सारे लोग बीजेडी से चले गए बीजेपी में, लेकिन वो चुनाव हार गए। तो महाराष्ट्र में जो कई जगह पे ऐसे हो रहे हैं, इस वक्त अशोक जी आप अपना ऑडियो अनम्यूट कर। अशोक जी बंगाल के नतीजों के बाद, बंगाल नतीजों के बाद सारे क्षेत्रीय दलों को एक एहसास तो हो गया कि यदि प्लानिंग के साथ, कड़ाई के साथ यदि लड़ाई दी जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ भी रोका जा सकता है। क्योंकि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने जो ताकत झोंकी, जो पैसा झोंका, जो हथकंडे अपनाए, वो तमाम सब कुछ करने के बाद भी उनको ममता को रोक नहीं पाए। और बात करें तो एक और केंद्र सरकार के सामने एकजुट होकर लड़ने की बात लोग कर रहे हैं, पर दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि प्रादेशिक पक्षों के बीच में विवाद हमें देखने को मिल रहा है। नहीं, बिल्कुल विवाद देखने को मिल रहा है, मैं मना नहीं करता। अब उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है, बीजेपी है, कांग्रेस है। कांग्रेस हाशिए पे है, लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसी को खड़ा होना है तो समाजवादी और बीएसपी को होना होगा। लेकिन उनकी भी आपस में विचारधारा नहीं पड़ती, कई बार इकट्ठा हो गए हैं, कई बार अलग हो गए हैं। लेकिन फिर आप पंजाब में देखिए, पंजाब में बीएसपी और अकाली दल इकट्ठा हो गए हैं। ये बीजेपी के लिए बड़ी वार्निंग है, क्योंकि 31% यदि दलित मतदाता अकाली दल के साथ चला जाता है तो 1999 में जो रिपीट हुआ था, मतलब 13 लोकसभा में से 11 लोकसभा एक गठबंधन लेके गए, तो ये वोट ट्रांसफर होता है, बीएसपी का वोट ट्रांसफर होता है। इस वजह से वहां कांग्रेस को भी चिंता है और वहां भारतीय जनता पार्टी को भी चिंता है, क्योंकि बीजेपी की जो रणनीति है वो 2024 के लिए ज्यादा है। राज्य चला भी गया तो उनके हाथ में राज्य कंट्रोल करने के कई चीजें हैं, और जीएसटी लागू होने के बाद तो तमाम राज्य सरकारें केंद्र सरकार के सामने कटोरा लेके खड़े हो जाते हैं, वो उन पर डिपेंडेंट है। ऐसे में 2024 की रणनीति के पॉइंट ऑफ व्यू पंजाब में जो गठबंधन हुआ वो उनके लिए बहुत तकलीफ वाला है। महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें देता है। उत्तर प्रदेश में 73 सीटें हैं तो महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। 48 सीटों वाला वो प्रदेश, 3 पार्टियां इकट्ठा होकर बीजेपी को सत्ता में रोक रही है, वो एक बीजेपी के लिए चिंताजनक विषय है। बिहार में भी विद्रोह के सुर निकल रहे हैं अलग अलग। जनता दल यूनाइटेड ने भी कुछ डिमांड रखी है जो बंगाल के नतीजों के बाद उनको भी गले में आवाज आने लगी है। ये तो तमाम चीजें, वो बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र, ये जो बड़े 4 राज्य है, यदि यहाँ लोकसभा में गड्ढा हो जाता है तो फिर आने वाला 2024 ये बीजेपी के लिए
डिफिकल्ट हो ये जाएगा। ये एक बड़ी मुश्किल है बीजेपी के सामने। 2024 आते आते तक यहाँ पे कितना डैमेज कंट्रोल बीजेपी कर पाती है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। દિલીપ જે આપની પાસે આવવા માંગીશ, ખાસ કરી અને ગુજરાતની જો વાત કરવામાં આવે તો ગુજરાતમાં જે રીતે અહીંયા આમ આદમી પાર્ટી એક્ટિવ મોડમાં જોવા મળી રહી છે, જે રીતે અરવિંદ કેજરીવાલે જાહેરાત કરી છે ચૂંટણી લડવાની, ખાસ કરી અને શું લાગે છે અહીંયા કેટલો ફરક પડી શકે છે? જે રીતે આમ આદમી પાર્ટી એક્ટિવ થઈ છે, બીજેપીને અહીંયા કેટલો માર પડી શકે છે? આ વખતે કદાચ ફરક પડી શકે છે, કારણ કે આપણે ગુજરાતીમાં એક મોરચો શબ્દ વાપરીએ છીએ કે ત્રીજો મોરચો બન્યો. હવે મોરચો બન્યો એનો ગુજરાતીમાં એવો પણ અર્થ થાય છે કે કોઈ એક નેતા કોંગ્રેસમાં હોય અથવા બીજેપીમાં હોય અને અસંતુષ્ટ હોય અને એ અલગ પડે પોતાના પક્ષમાંથી અને ત્રીજો મોરચો માંડે પોતાના હક માટે. આમ આદમી પાર્ટી આવી છે, ત્રીજો મોરચો નથી, ત્રીજો પક્ષ છે, એક ત્રીજા વિકલ્પ તરીકે એ આવી રહ્યો છે, એટલો ફરક છે. અશોકજીએ બહુ સારી રીતે આખું નેશનલ ચિત્ર આપણને આપ્યું અને કયા કયા રાજ્યમાં બીજેપીને મુશ્કેલી થઈ શકે છે અશોકજીએ કહ્યું. એ બધા મોટા રાજ્ય છે, ગુજરાતમાં માત્ર 26 બેઠકો છે, પણ ગુજરાતનું મોડેલ બહુ અગત્યનું છે, ગુજરાતની ચર્ચા બહુ અગત્યની છે. ભલે રાજ્ય નાનું રહ્યું પણ ગુજરાતમાં કંઈક આડું અવળું થાય તો બીજેપી માટે બહુ મુશ્કેલી થઈ શકે છે. એને કારણે ગુજરાતનું બહુ મહત્વ છે, ગુજરાતમાં એને કારણે ચર્ચામાં છે. અને ઘણા વખત પછી એક ચેલેન્જ આવી છે. સામાન્ય રીતે આપણે એવું કહેતા હતા કે ભાજપથી નારાજ એક મોટો વર્ગ ગુજરાતમાં છે, એ વિકલ્પની તલાશમાં છે, પણ વિકલ્પ મળતો નથી. કોંગ્રેસ વિકલ્પ તરીકે ક્યારેય ગુજરાતમાં પણ સ્વીકાર્ય નથી બન્યો. એનો જે કમિટેડ વોટ બેંક હતી કોંગ્રેસની, એ અમુક અંશે જળવાઈ રહી હતી, એમાં વધારો થતો નહોતો. એટલે નેસ્તનાબૂદ ન થઈ, પરંતુ વિકલ્પ તરીકે આગળ નહોતી આવી શકતી. એટલે વિકલ્પની જે તલાશ હતી ગુજરાતના મતદારોને, એ કદાચ આમ આદમી પાર્ટીને કારણે મળે. તો જે રીતે બાકીના રાજ્યો છે જેની ચર્ચા થશે, પંજાબની, યુપીની, ઉત્તરાખંડની અને પશ્ચિમ બંગાળની તો આપણે કરી ચૂક્યા છીએ, તો એ બધાની સાથે સાથે ગુજરાતની થશે ને એના પહેલા પંજાબ અને યુપીની ચૂંટણી આવી ગઈ હશે અને એના જે કઈ પરિણામો હશે એની અસર ગુજરાતમાં દેખાશે. ને ગુજરાતમાં કંઈ પણ થાય તો અમિત શાહનું અને નરેન્દ્ર મોદીનું આ રાજ્ય છે, એમનું આ હોમ સ્ટેટ છે. અને બીજેપી સમગ્ર દેશમાં જે સફળતા મળી છે એની પાછળ ગુજરાતનું મોડલ છે. અને હિન્દુત્વની લેબોરેટરી તરીકે આ ગુજરાત મોડલ શબ્દ અલગ અર્થમાં વપરાય છે, પરંતુ 3 થી 4 દાયકા પહેલા હિન્દુત્વની લેબોરેટરીનો જે કંઈ પ્રયોગ ભાજપે કર્યો એ ગુજરાતમાં થયો હતો અને સૌથી સફળતાપૂર્વક થયો હતો. એ મોડલ અને એ લેબોરેટરીના પ્રયોગો જો હવે ગુજરાતમાં પણ ન ચાલે તો રાષ્ટ્રમાં શું થાય એની ચર્ચા થશે ને એને કારણે 26 બેઠકો હોવા છતાં ગુજરાતની ચર્ચा राष्ट्रीय लेवल थती रहेगी। चौधरी जी, मैं फिर से आपके पास आना चाहूंगी। अभी जो पार्टी पॉलिटिक्स चल रहा है, पार्टी के भीतर हमें जो समस्याएं देखने को मिल रही है, इसका देश के पॉलिटिक्स पे कितना असर आप देख रहे हैं? और दूसरी एक बात, यहाँ पे जब पार्टी पॉलिटिक्स की हम बात कर रहे हैं, हालांकि यहाँ पे जो पार्टी का मुखिया है वो ही हमें नाराज देखने को मिल रहा है। देखिए दावनी जी, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ समय से पॉलिटिक्स कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन आज की तारीख में जो विशेषज्ञ है जब वो बैठ के बात करते हैं तो उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से कांग्रेस युक्त हो चुकी है। जो कांग्रेस की लीडरशिप है, वो जो कांग्रेस में राज करते थे वही आज भारतीय जनता पार्टी में राज कर रहे हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी आज कांग्रेसी नेताओं के पैरों पर आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं इससे भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, आप ये देखिए, आप टीवी चैनल पे गौरव भाटिया एक प्रवक्ता है, उनको सुनते होंगे, वो समाजवादी पार्टी से आए हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता थे, जो उस पद तक जा सकते थे, उनको दबा दिया गया। राजीव जेटली जी को आप टीवी चैनल पे सुनते होंगे, वो इनेलो के कार्यकर्ता थे, इनेलो पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन के बैठ गए। तो भारतीय जनता पार्टी के जो बेस लेवल के लोग थे वो कहाँ गए? उनकी तो राजनीति खत्म हो गई। इसी तरीके से चौधरी बीरेंद्र सिंह जो कांग्रेस से आए, वो केंद्र सरकार में मंत्री बन गए। जो आप राव इंद्रजीत सिंह की बात करिए, कांग्रेस से आए, वो केंद्र में मंत्री बन गए। इसी तरीके से आप जितने भी लोगों को देखेंगे जो भी आए, जिस तरीके से अभी माधवराव सिंधिया जी कांग्रेस से आए, वो वहां पे भी सांसद होते थे, यहाँ के सांसद बन गए। तो इसका जो नुकसान है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में नाराजगी है। जो भारतीय जनता पार्टी का जो रूट लेवल का कार्यकर्ता है, जिसने पार्टी को खड़ा करने का काम किया, उनको ये लगता है
कि हमने इन्हीं नेताओं के खिलाफ तो नारे लगाकर, टाट पट्टी बिछाकर, रैलियां करके माहौल बनाया और ये लोग फिर आकर के हमारे ऊपर बैठ गए। तो आने वाला वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलों भरा रहेगा, आसान नहीं रहेगा। संदीप जी, हमारे गुजरात की, संदीप जी, वो हमारी गुजरात की आधी मिनिस्ट्री कांग्रेस है, ओरिजिनली कांग्रेस ही है, आधी गुजरात में जो है ऑलमोस्ट 50% दे आर फ्रॉम पूरे गुजरात। देश में, पूरे देश में आप देखिए इसी तरीके का माहौल है आज की तारीख में। उत्तराखंड, जब जिस संदीप जी, तरीके के बंगाल में, जी जी जी, संदीप जी, पिछली बार जब उत्तराखंड में चुनाव हुए तो हम सब विश्लेषक ये कहते थे कि कौन सी कांग्रेस जीतेगी, मोदी कांग्रेस जीतेगी कि सोनिया कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि उत्तराखंड में जितने लोगों को चुनाव लड़ा रहे थे उसमें से 90% कांग्रेस ही गए हुए थे। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि जो मुख्यमंत्री थे वहां पे कांग्रेस के बहुगुणा जी, वो बीजेपी में ज्वाइन कर गए थे। उनकी बहन जो उत्तर प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष थी, हाँ। रीता बहुगुणा जी, वो ज्वाइन कर गई थी और वो आज की तारीख में मंत्री भी है। और इसी तरीके से आपने बंगाल में देखा, इसी तरीके से आपने बिहार में देखा, बीजेपी का फोकस रहता है किसी भी तरीके से नेताओं को अपने साथ जोड़ना, ताकि लोगों को लगे कि माहौल बदल रहा है, बीजेपी की सरकार आ रही है। लेकिन जिस तरीके से आपने दिल्ली में देखा, केजरीवाल ने उन्हें टक्कर दी, मुंह की खानी पड़ी, जिस तरीके से बंगाल में देखा, जिस तरीके से बिहार में आपने देखा, तेजस्वी यादव नया लड़का था, लालू जी जेल में थे, लेकिन उसने किस तरीके की अच्छी राजनीति की, किस तरीके की फाइट दी। और ये आने वाला टकराव बहुत ही जो होने वाला है, जबरदस्त होने वाला है। जिस तरीके से अपने जो सहयोगी हैं, आप हरियाणा में कमजोर हो चुके हैं, आप महाराष्ट्र में कमजोर हो चुके हैं, आप पंजाब में कमजोर हो चुके हैं, अभी इस बार लगता है राजे यहाँ आपके उत्तराखंड में भी सरकार बदल जाएगी, तो चीजें मुश्किल है। और अगर बात उत्तर प्रदेश की करें, जो सबसे बड़ा प्रदेश है, तो यहाँ पे पार्टी की फूट पार्टी को लेकर के बैठ सकती है। एक बार कल्याण सिंह जी की सरकार बनी थी, हम छोटे बच्चे थे, लेकिन मुझे याद है जब राजनाथ सिंह जी और कल्याण सिंह जी के बीच में पार्टी के टूटने की कगार पर पहुंची, बाद में कल्याण सिंह जी ने अलग पार्टी बनाई, तो 30 साल लग गए भारतीय जनता पार्टी को वापसी करने में। और इस बार भी 2-3 चेहरे हैं जो योगी जी को पसंद नहीं करते। केशव प्रसाद मौर्य अलग से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, दिनेश शर्मा जी अलग से बनना चाहते हैं, और आपके गुजरात से एक अभी आए हैं अरविंद शर्मा जी, उनकी भी बहुत ज्यादा इच्छाएं हैं और मोदी जी को बहुत ज्यादा उनके ऊपर विश्वास है। तो देखते हैं किस तरीके का कॉम्बिनेशन बनता है। जी वानखेड़े जी, पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं कि कई राज्य बीजेपी के हाथ में से चले गए हैं, लेकिन फिर भी अगर हम कांग्रेस की तुलना में बीजेपी की बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने में, यहाँ पे जो अंदर का विवाद है वो सपाटी पे आने को रोकने के लिए कहीं ना कहीं हमें बीजेपी सक्षम दिखने को देख सकते हैं हम इसे। और दूसरी एक बात, अभी जो यहाँ पे हिलचाल हो रही है, खास तौर पे हम यूपी की बात करें तो यूपी में एसपी, साथ ही में गुजरात में आपकी एंट्री, कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पे प्रादेशिक पक्ष जो है वो मजबूत परिस्थिति में अब आ सकते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले हमारे जो मित्र गुजरात की बात कर रहे थे, गुजरात मॉडल की बात कर रहे थे, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ कि गुजरात मॉडल और गुजराती अस्मिता, इसी के नाम पे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, प्रधानमंत्री बने। लेकिन उसके बाद जब गुजरात में चुनाव हुए तो प्रधानमंत्री, देश के नेशनल प्रेसिडेंट पार्टी के, सारे मुख्यमंत्री, हजारों करोड़ रुपए, ये सब गुजरात में झोंकने के बावजूद कांग्रेस, जिसको लोग लगातार पप्पू कह रहे थे, उस राहुल गांधी के नेतृत्व में, उसने 100 का आंकड़ा टच करने नहीं दिया बीजेपी। ये सबसे पहला घर के अंदर का गिफ्ट था नरेंद्र मोदी जी। उसके बाद आप लगातार बाकी राज्यों में देखिए, कर्नाटक में हुआ, आपको उधार का सिंदूर लेना पड़ा, मध्य प्रदेश में उधार का सिंदूर, राजस्थान में सरकार गई, महाराष्ट्र में बनती हुई सरकार चली, उत्तर प्रदेश में आपने स्वीप किया। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी जो स्थिति है, उत्तर प्रदेश में कितने लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं उसकी एक लिस्ट बनाई जाए तो वहां पे हर महीने एक मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। और पहली बार ये हुआ है कि केंद्रीय नेतृत्व को पार्टी के अंदर ही ललकारा है किसी। योगी आदित्यनाथ ने वो दरवाजा खोल दिया है। योगी आदित्यनाथ ने ए.के. शर्मा को कैबिनेट में इंडेक्ट करने से मना कर दिया है, और नरेंद्र मोदी जी की पहली बार ये आदेश का, वहां जो आदेश है उसको नहीं माना गया। अभी चौधरी जी ने बहुत बढ़िया बताया कि जितना भी उधार का सिंदूर लेते हैं आप, उससे लोग नाराज होते हैं। आज बंगाल में जब चुनाव चल रहे थे और जो विश्लेषण था, तो मैंने एक टीवी पे बोला था
बेसिकली तो बंगाल में बीजेपी बीजेपी से ही लड़ रही है कई जगह, क्योंकि जिन लोगों ने अपनी जिंदगी दी भारतीय जनता पार्टी से, जिनके परिवार जनसंघ से जुड़े हुए थे, और बंगाल में लगातार कभी लेफ्ट से, कभी कांग्रेस से, तो कभी ममता से वो लगातार मार खा रहे, ऐसे लोगों को फिर आप उन्हीं लोगों का नेतृत्व देते हैं उनके ऊपर, तो वो लोग घर से नहीं निकले। यही कारण है कि ग्रेटर कलकत्ता जिसको हम कहते हैं, जहां कम से कम 4-5 सीटें तो ऐसा लग रहा था आएगी, उनमें एक भी सीट नहीं मिली, सुपड़ा साफ हो गया। ऐसे कई उदाहरण है। आज मैं ओडिशा में बताऊं, ओडिशा में दिलीप रे जैसे लोग थे जिन्होंने इस पार्टी को जिंदा किया, वहां वो लोग हाशिए पे चले गए, उसके बाद वो दूसरे पार्टी में चले गए, क्योंकि ये जो नए लोग जो आते हैं भारतीय जनता पार्टी में, और संघ चालक ने भोपाल में एक भाषण में बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने जब मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, तब उन्होंने कहा कि बाकी पार्टी से जो लोग विधायक आते हैं भारतीय जनता पार्टी में, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के साथ समरस हो पाते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा संघ की शाखा से बचपन से होते हुए जवानी तक आती, वो एक उसके मस्तिष्क में घुस जाता है कि उसकी संघ की परिभाषा क्या है और हिंदुत्व क्या है और भारतीय पार्टी का एजेंडा क्या है। अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी भी कई बार भाषण में वोट फॉर पंजा को वोट दो करते हैं, क्योंकि मुंह में पंजा बैठा हुआ है, वो कमल बैठने में अभी 1 साल हो गया, लेकिन उसको टाइम लगेगा। तो जब आपकी भाषा, आपका आचरण, आपकी विचारधारा ये बदलने में समय लगेगा, तो फिर अल्टीमेटली होता क्या है, आपने विश्वास आसाम में ले लिया और उसके भरोसे आपने नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारा जुगाड़ करके इधर सरकार गिरा, उधर सरकार गिरा, ये सब किया। आज स्थिति ये हो गई कि वो कांग्रेस से आए પાસ મેં જાણવા ચાહુંગી દિલીપજી જે રીતે અહીંયા વાત કરી રહ્યા છે, અહીંયા ઉદાહરણ સિંદૂરની જે રીતે વાત કરી, પરંતુ ગુજરાતમાં આપણે જોયું છે કે તેમ છતાં ભારતીય જનતા પાર્ટી ફરીને ફરી એક વખત સત્તામાં આવતી આપણને જોવા મળી છે। પાછલી ચૂંટણીની જો આપણે વાત કરીએ તો સાથે અહીંયા બીજી એક બાબત કે જ્યાં સુધી વિચારધારાની વાત છે, તો અહીંયા ક્યાંક ને ક્યાંક હવે વિચારધારા અને તેની સાથે સંમત થઈ અને પાર્ટીમાં જોડાવું, આ માનસિકતાની સાથે, આ સમજની સાથે, અને આ કેટલું જરૂરી છે એ સમજીને જવાવાળા લોકો, કાર્યકર્તાઓ કેટલા છે? અહીંયા માત્ર ને માત્ર સત્તા દેખાય છે, પોતાના વ્યક્તિગત લાભ જોવામાં આવે છે। કદાચ આજે વિચારધારાને સમજીને જવું એ કદાચ ભૂતકાળનું રાજકારણ બની ગયું છે। હા, વિચારધારાને આધારે કોઈ નેતા એક પક્ષમાંથી બીજા પક્ષમાં જતો એવું બનતું નથી, સત્તાની લાલચાને કારણે જતા હોય છે, એ બહુ સ્પષ્ટ છે। હવે બંને મહેમાનો સંદીપજી અને અશોકજીએ જે બાકીના રાજ્યોની પરિસ્થિતિ અને બીજેપીમાં અંદરૂની જે હલચલ થઈ રહી છે, એવી જ હલચલ ગુજરાતમાં પણ છે। જ્યારથી CR પાટીલને પક્ષ પ્રમુખ બનાવ્યા છે, ત્યારથી એક ત્રીજી ધરી ઊભી થઈ છે। નીતિન પટેલ અને રૂપાણી વચ્ચે તો હતી જ, પરંતુ આ અમિત શાહ અને નરેન્દ્ર મોદી બંનેની સીધી નજર છે। એટલે જે રીતે યોગી ચેલેન્જ કરી શકે છે, જે રીતે યેદિયુરપ્પા ચેલેન્જ કરી શકે છે, એવી ચેલેન્જ કરવાની વાત હજી ગુજરાતમાંથી નથી આવી। એટલો ફરક છે, હજી એટલી સ્પષ્ટપણે એનો થઈ શકતો નથી। પણ આજે અંદરો અંદર એક ઉકળાટ થઈ રહ્યો છે, એક અસંતોષ છે અંદર। ગુજરાતમાં છેલ્લે 8 પક્ષ પલટું આવ્યા, 8 જીતી ગયા, બીજા રાજ્યોમાં નહીં જીત્યા, ગુજરાતમાં ભૂતકાળમાં હાર્યા હતા, પણ લાસ્ટ ટાઈમ જે 8 કોંગ્રેસથી આવ્યા એ 8 જીતી ગયા। એ બધાને કારણે એટલી મોટી સંખ્યા ધારાસભ્યોની અને પ્રધાનોની થઈ ગઈ છે કે જેના કોંગ્રેસી મૂળ છે, અને એને કારણે કાર્યકરો જે વર્ષોથી બીજેપી સાથે સંકળાયેલા હતા, જ્યારે સત્તા મળી નહોતી, મળવાની શક્યતા દેખાતી નહોતી, સંઘને કારણે, એની વિચારધારાને કારણે જોડાયા હતા, એમણે મહેનત કરી હતી, એમનો જે અસંતોષ અશોકજીએ કહ્યું બાકીના રાજ્યોમાં છે, એ અસંતોષ અહીં પણ છે, પ્રગટ થતો નહોતો, કારણ કે અહીં બીજેપી સામે વિકલ્પો બની શકે કોંગ્રેસ એવું લાગતું નહોતું, અને એને કારણે જ્યાં સુધી બીજેપી સત્તામાં રહેવાની હોય ત્યાં સુધી તમે અસંતોષને કાબુમાં રાખી શકો છો। પણ પરિસ્થિતિ બદલાય અને એવું લાગે કે સત્તા પરિવર્તન પણ થઈ શકે છે, તો ગુજરાતમાં જે આંતરિક થોડી ઘણી હલચલ છે એનું શું થશે એ મને લાગે છે આગામી દિવસોમાં થશે। કારણ કે આમ આદમી પાર્ટીએ આવીને તોડફોડ શરૂ કરી છે। હવે એને બી ફોન કરવા માંડ્યા છે, એમણે બી ફોન કર્યા 2 ધારાસભ્યોને આવી જાઓ, એટલે કોંગ્રેસના બી કર્યા છે અત્યારે તો, પણ ભવિષ્યમાં ભાજપના MLA ને પણ આમ આદમી માંથી ફોન જશે કે તમે આવી જાઓ, અને ત્યારે જે આવન જાવન થશે ગુજરાતમાં, ત્યારે મને લાગે છે સિનારીઓ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ થવાનો છે। બિલકુલ,
અને આવનારા સમયમાં ચોક્કસ દેશનું જે રાજકારણ છે તેમાં વધુ ગરમાવો જોવા મળે તો નવાઈ નહીં. ખાસ કરી અને અત્યારની હાલની પરિસ્થિતિ રાજકીય પાર્ટીઓની અંદરનું જે રાજકારણ જોવા મળી રહ્યું છે, અલગ અલગ રાજ્યની અહીંયા આપણે ખાસ ચર્ચા કરી. આગળ હવે દેશનું રાજકારણ કઈ દિશા તરફ જાય છે એ જોવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ રહેશે અને આ જ મુદ્દા પર તમામ નિષ્ણાંતોના મત જાણવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તમામ મહેમાનો કે જે આપણી સાથે જોડાયા હતા તેમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો દર્શક મિત્રો, ઝીરો ઓર કાર્યક્રમમાં અત્યારે બસ આટલું. રજા આપશો. નમસ્કાર.